नमस्ते और स्वागत है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इससे पहले हमने इस बुक का 2 और पार्ट बनाया है जिसमें हमने 1 से लेकर 13 चैप्टर्स को कवर किया है और आज इस एपिसोड में हम 14 से लेकर बाकी सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। इन चैप्टरों में हरारी साइंटिफिक रेवोल्यूशंस की बात करते हैं कि कैसे इंसानों की दुनिया में साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 14 का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस। युवल नोआ हरारी अपने 14वें चैप्टर द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस में ये बताते हैं कि कैसे इंसान ने अपने इग्नोरेंस यानी अपने आप न जानने वाले ज्ञान को पहचाना और ये डिस्कवरी ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन का बेस बना। इस चैप्टर में हरारी एक्सप्लोर करते हैं कि नॉलेज के लिए इंसानी थ्रस्ट ने कैसे दुनिया को बदलने का काम किया। द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है इंसान का ये समझना कि दुनिया के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है और काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं पता। हरारी कहते हैं कि जब इंसान ने अपने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट किया तभी उन्होंने नया क्वेश्चंस पूछने और उनके जवाब ढूंढने की शुरुआत की। ये एटीट्यूड ही साइंस और मॉडर्न प्रोग्रेस का असली फाउंडेशन है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि एंशिएंट सोसाइटीज़ अपने बिलीव्स और नॉलेज को एब्सोल्यूट मान लेती थी। वो सोचती थी कि हर सवाल का जवाब रिलीजन, माइथोलॉजी या फिलॉसफी में है, लेकिन साइंटिफिक रेवोल्यूशंस का सबसे बड़ा स्टेप ये था कि इंसान ने अपने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट किया। हरारी कहते हैं कि पुरानी सोसाइटी के लोग अपने नॉलेज को फिक्स्ड और अनचेंजेबल समझते थे। वो ये मानते ही नहीं थे कि कुछ चीज़ें उनसे बियॉन्ड है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन तब शुरू हुआ जब लोगों ने सोचा शायद हम सब कुछ नहीं जानते, शायद हमें नए तरीके से चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये एटीट्यूड उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन्स और नेचुरल साइंस में लगाया, जो नए डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का बेस बना। हरारी एम्फेसाइज करते हैं कि साइंस का असली स्ट्रेंथ उसकी सर्टेनिटी नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है। साइंस का मोटो है आई डोंट नो बट आई वांट टू फाइंड यू। हरारी कहते हैं कि ये क्यूरियोसिटी और डाउट ही इंसानी प्रोग्रेस का असली फ्यूल है। वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में हम सब चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं और नए एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनका जवाब ढूंढते हैं। जैसे गैलीलियो और न्यूटन के काम ने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चैलेंज करके नए थ्योरीज इस्टेब्लिश किया। इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करने के बाद इंसान का फोकस नॉलेज एक्सपेंड करने पर शिफ्ट हो गया। मैप्स और एक्सप्लोरेशंस, साइंटिफिक थियरीज, यूरोपियन एक्सप्लोरर जैसे कोलंबस और मैगेलन ने नया कॉन्टिनेंट और ओशियंस को डिस्कवर किया, जिसमें इग्नोरेंस को क्यूरियोसिटी में बदल गया। साइंटिफिक जैसे कोपरनिकस और डार्विन ने पूरी बिलीफ्स को रिजेक्ट करके नए फ्रेमवर्क बनाया। हरारी ये कंक्लूड करते हैं कि इग्नोरेंस को डिस्कवर करना इंसानी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ये डिस्कवरी हमें ये समझाती है कि नॉलेज फाइनाइट नहीं है और नए हॉरिजन्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। इग्नोरेंस को पहचानना और नए आंसर ढूंढने की कोशिश करने की इंसानी सिविलाइजेशंस का असली प्रोग्रेस है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि इंसानी प्रोग्रेस तभी शुरू होती है जब हमें अपने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट किया और नए क्वेश्चंस पूछने लगे। हरारी कहते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशंस की शुरुआत ही इस रियलाइजेशन से हुई कि हम सब कुछ नहीं जानते और ये रियलाइजेशंस ही दुनिया को एक्सप्लोर करने और समझने का बेस बना। अब 15 चैप्टर का नाम है द मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर। युवल नोआ हरारी अपने 15वें चैप्टर द मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर में ये बताते हैं कि कैसे साइंस और एम्पायर के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। इस चैप्टर में हरारी ये एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज और इंपीरियल एम्बिशंस ने मिलकर मॉडर्न दुनिया को शेप किया। द मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर का मतलब है साइंस और एम्पायर का एक ऐसा पार्टनरशिप डेवलप करना जिसमें साइंस के डिस्कवरीज एम्पायर के एक्सपेंशन में मदद करते हैं और एम्पायर साइंस को रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो प्रोग्रेस और पावर का बेस बना।
हरारी कहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में साइंस और एम्पायर के बीच का अलायंस काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये रिलेशनशिप दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल था। एम्पायर को एक्सपेंशन के लिए साइंटिफिक टूल चाहिए थे, जैसे कि नेविगेशंस के लिए मैप्स, शिप्स बनाने के लिए इंजीनियर्स और वेपन्स के लिए मेटलर्जी। जैसे वास्को डी गामा और कोलंबस की वोयाज साइंटिफिक एडवांसमेंट के बिना पॉसिबल नहीं था। साइंटिस्ट को रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए फंडिंग और रिसोर्स की ज़रूरत थी, जो एम्पायर्स प्रोवाइड करते थे। जैसे टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज बनाने के लिए रॉयल पैट्रोनेज काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हरारी ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि कॉलोनियलिज्म और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस का कनेक्शंस कैसे डेवलप हुआ। न्यू डिस्कवरीज कॉलोनियल एम्पायर नए टेरिटरीज को एक्सप्लोर करते थे, जहाँ से उन्हें नए प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स मिलते थे। ये डिस्कवरी साइंटिफिक रिसर्च के लिए रॉ डाटा बन गई। एम्पायर्स नए रीजन्स के मैप बनाते, लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करते और लोकल कल्चरल्स को स्टडी करते। ये सब साइंस और नॉलेज बेस को एक्सपेंड करता था। साइंस का इम्पेरियलिज्म में रोल। हरारी समझाते हैं कि कैसे साइंस का इम्पेरियलिज्म को जस्टिफाई करने में भी यूज़ किया गया। एम्पायर साइंटिफिक थ्योरी का यूज़ करके अपने डोमिनेंस को जस्टिफाई करते थे, जैसे कि डार्विनियन इवोल्यूशंस को गलत तरीके से यूज करके दिखाया गया कि यूरोपियन सुपीरियर हैं। एम्पायर्स एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे गन्स और स्टीम इंजन का यूज़ करके अपने कॉलोनियल पर कंट्रोल बनाते थे। हरारी कहते हैं कि साइंस और एम्पायर्स के बीच एक फीडबैक लूप क्रिएट हुआ। एम्पायर को एक्सपेंशंस के नए साइंटिफिक डिस्कवरी को इनेबल किया। साइंटिफिक डिस्कवरी ने एम्पायर के एक्सपेंशंस को और इजी और पावरफुल बनाया। जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया और अफ्रीका में रेलवे सिस्टम और टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया, जैसे इंपीरियल कंट्रोल और एफिशिएंट हो गए। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि साइंस और एम्पायर के पार्टनरशिप ने मॉडर्न दुनिया को शेप करने में एक पिवोटल रोल प्ले किया। हरारी कहते हैं कि ये रिलेशनशिप म्यूचुअल बेनिफिट पर बेस्ड थी, जिसमें साइंस ने एम्पायर्स के एम्बिशंस को सपोर्ट किया और एम्पायर्स ने साइंस को ग्रो करने का प्लेटफॉर्म दिया। चैप्टर 16, इसका नाम है द कैपिटलिस्ट क्रीड। युवल नोआ हरारी अपने 16वें चैप्टर द कैपिटलिस्ट क्रीड में ये बताते हैं कि कैपिटलिज्म का राइज कैसे हुआ और कैसे ये मॉडर्न दुनिया को डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन गया। इस चैप्टर में हरारी कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल्स, उसके एडवांटेज और उसके इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। द कैपिटलिस्ट क्रीड का मतलब है कैपिटलिज्म के उन बिलीफ्स और प्रिंसिपल को समझाना जो इस सिस्टम को सक्सेसफुल बनाते हैं। हरारी कहते हैं कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं, बल्कि एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम है जो ट्रस्ट, क्रेडिट और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हरारी कहते हैं कि कैपिटलिज्म की शुरुआत तब हुई जब लोगों ने रिसोर्सेस और वेल्थ को इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के टूल्स के रूप में देखना शुरू किया। पुराने ज़माने के सिस्टम जैसे फ्यूडलिज्म, स्टैटिक्स, इनमें रिसोर्स को कंजर्व करना ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन कैपिटलिज्म का फोकस ग्रोथ और एक्सपेंशन पर है। पहला था क्रेडिट सिस्टम। कैपिटलिज्म का फाउंडेशन है क्रेडिट, यानी फ्यूचर में प्रॉफिट का प्रॉमिस। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि मेडिवल सोसाइटीज़ में ट्रस्ट की कमी थी, इसलिए लोन्स और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थे, लेकिन मॉडर्न कैपिटलिज्म ट्रस्ट के बेस पर ग्रो हुआ। दूसरा था साइंटिफिक रेवोल्यूशन का रोल। साइंटिफिक डिस्कवरीज ने नए इंडस्ट्रीज और इन्वेशंस को इनेबल किया, जिसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हुआ। हरारी ये पॉइंट आउट करते हैं कि कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म का एक डीप कनेक्शन है। एम्पायर्स ने अपने कॉलोनीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कैपिटलिज्म को ग्रो किया। ट्रेड कंपनीज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और डच वीओसी कॉलोनियलिज्म के जरिए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते थे। ग्लोबल ट्रेड में कॉलोनीज से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना और फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट करना एक सर्कल इकोनॉमी क्रिएट करता था, जो कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। हरारी कैपिटलिज्म के मॉडर्न दुनिया पर इम्पैक्ट के बारे में भी बात करते थे, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, कंज्यूमरिज्म और इन्वायरमेंटल कॉस्ट।
हरारी कहते हैं कि कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा अचीवमेंट है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सिस्टम रिसोर्स को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। कंज्यूमरिज्म कैपिटलिज्म का फोकस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर है, जो नए प्रोडक्ट्स और सर्विस को डेवलप करने के लिए इंसेंटिव बनाता है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट हरारी ये भी वार्न करते हैं कि कैपिटलिज्म का ऑब्सेशंस विथ ग्रोथ इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। हरारी कहते हैं कि कैपिटलिज्म का असली स्ट्रेंथ उसका शेयर्ड बिलीफ सिस्टम है। कैपिटलिज्म मार्केट फोर्स पर ट्रस्ट करता है, डिमांड और सप्लाई अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ का साइकिल, लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर में प्रॉफिट की उम्मीद होती है। ये साइकिल सेल्फ सस्टेनिंग होता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि कैपिटलिज्म सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बल्कि एक बिलीफ सिस्टम है जो ट्रस्ट और ग्रोथ के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हरारी कहते हैं कि कैपिटलिज्म ने मॉडर्न दुनिया को इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशंस के लिए एम्पावर किया, लेकिन उसके इन्वायरमेंटल और सोशल कॉस्ट भी है जो एड्रेस करना ज़रूरी है। चैप्टर 17 इसका नाम है द व्हील ऑफ इंडस्ट्री। युवल नोआ हरारी अपने 17वें चैप्टर द व्हील ऑफ इंडस्ट्री में ये डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस कैसे शुरू हुई और इसने इंसानी सिविलाइजेशंस को कैसे बदला। इस चैप्टर में हरारी ये बताते हैं कि मशीन्स, फैक्ट्री और मास प्रोडक्शन ने सिर्फ इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म नहीं किया बल्कि इंसानी जीवन को हर एस्पेक्ट को बदलने का काम किया। द व्हील ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मतलब है वो इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट जो मशीन और टेक्नोलॉजी के जरिए इकोनॉमी को चलाने लगे। हरारी कहते हैं कि ये व्हील्स यानी मशीन्स और सिस्टम ही मॉडर्न सोसाइटी के बैकबोन हैं, जो एग्रीकल्चर और मैनुअल लेबर बेस्ड इकोनॉमिक से इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी ड्राइवन इकोनॉमी में शिफ्ट का इंडिकेटर है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस का शुरुआत 18वीं सेंचुरी इंग्लैंड में हुआ, जब लोगों ने मैनुअल लेबर के बदले मशीन्स का यूज करना शुरू किया। पहले एनर्जी का मेन सोर्स ह्यूमंस और एनिमल्स थे, लेकिन स्टीम इंजन और कोल के आने से एनर्जी प्रोडक्शंस रेवोल्यूशनाइज हो गया। हरारी कहते हैं कि फैक्ट्रीज का राइज मास प्रोडक्शंस को पॉसिबल बनाता है, जिसमें चीज़ फास्टर और चीपर बनने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के बीच का एक स्ट्रॉन्ग अलायंस था। मशीन का रोल, कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रीज। मशीन जैसे पावर लूम्स और स्टीम इंजन ने मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर दिया, जिससे प्रोडक्शन फास्टर और एफिशिएंट हो गया। हरारी कहते हैं कि कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशंस का एक डीप कनेक्शन है। इन्वेस्टर्स नए मशीन्स और फैक्ट्रीज में पैसे लगाने लगे, जिससे प्रॉफिट और ग्रोथ का साइकिल शुरू हो गया। सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशंस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ इकोनॉमी को नहीं बल्कि सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को बदलने का कारण बना, जैसे अर्बनाइजेशंस और टाइम का कॉन्सेप्ट। लोग विलेज से निकलकर सिटीज़ में फैक्ट्री के आसपास बसने लगे। सिटीज़ बड़े इंडस्ट्रियल हब बन गए। हरारी बताते हैं कि क्लॉक्स और शेड्यूल का इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बढ़ गया। पहले लोग अपने काम नेचुरल साइकिल्स जैसे दिन और रात के अकॉर्डिंग करते थे, लेकिन फैक्ट्री के आने से टाइम का स्ट्रक्चर रिजिड हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस का इंसानी जीवन पर डीप इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कंज्यूमर गुड का एक्सप्लोजन, इन्वायरमेंट का डैमेज। मास प्रोडक्शंस की वजह से कपड़े, यूटेंसिल्स और अदर गुड चीप और इजीली अवेलेबल हो गए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशंस और रिसोर्सेज डिप्लेशंस काफ़ी बढ़ गए। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस एक टर्निंग पॉइंट था जो इंसानी सिविलाइजेशंस को रीडिफाइन करता है। मशीन और मास प्रोडक्शंस ने इकोनॉमिक और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन इसने इन्वायरमेंटल और सोशल चेंजेस भी खड़े किए जो आज तक रेलेवेंट हैं। अब चैप्टर 18 इसका नाम है अ परमानेंट रेवोल्यूशन। युवल नोआ हरारी अपने 18वें चैप्टर अ परमानेंट रेवोल्यूशन में ये डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद दुनिया एक कांस्टेंट चेंज के स्टेट में आ गई। हरारी कहते हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी हमेशा इवॉल्व करते रहती है।
इस चैप्टर में वो समझाते हैं कि कैसे ये कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशंस इंसानी जीवन और सोच को रीडिफाइन करता है। परमानेंट रेवोल्यूशंस का मतलब है वो दौर जिसमें चेंजेस रुकता ही नहीं है बल्कि एक कांस्टेंट प्रोसेस बन जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद हर सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशंस लगातार नए इन्वेंशंस और एडवांसमेंट के जरिए इवॉल्व करते रहे। हरारी कहते हैं कि ये परमानेंट रेवोल्यूशंस एक नई दुनिया का फाउंडेशन है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन न सिर्फ एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया बल्कि एक माइंडसेट को बदला। चेंजेस एज अ नॉर्म्स, साइंटिफिक एडवांसमेंट। पहले सोसाइटी स्टैटिक थी जहां ज़्यादा बदलाव नहीं होते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद चेंज एक कांस्टेंट बन गया। हरारी कहते हैं कि लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशंस इंसानी जीवन का एक एसेंशियल पार्ट है। साइंस और टेक्नोलॉजी की स्पीड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। हर नए इन्वेंशंस ने अगले इन्वेंशंस का रास्ता खोला। स्टीम इंजन से रेलवेज आए और फिर इंटरनल कंबशंस इंजन से ऑटोमोबाइल्स और एरोप्लेन्स का इन्वेंशन हुआ। इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी के ग्रो करने का भी एक न्यू मॉडल दिया, कंटिन्यूअस इनोवेशंस और ग्लोबल इकोनॉमिक से। हरारी कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनोवेशन ज़रूरी हो गए। कंपनी और इन गवर्नमेंट नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने लगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और टेली कम्युनिकेशंस के आने से नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद ग्लोबल ट्रेड और कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। नए इन्वेंशंस दुनिया के हर कोने में पहुंचने लगे और कांस्टेंट चेंज से सोशल पर भी इम्पैक्ट पड़ा। कंटिन्यूअस चेंज ने सिर्फ इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि सोसाइटी और कल्चर को भी डीपली इम्पैक्ट किया, जैसे कि वर्क कल्चर, अर्बनाइजेशंस, ट्रेडिशनल जॉब्स, मशीन्स और ऑटोमेशन की वजह से ऑब्सोलेट्स होने लगी। लोग नए स्किल सीखने लगे। हरारी कहते हैं कि ट्रेंड आज भी चल रहा है जहां एआई और रोबोटिक नए चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। सिटीज़ और टाउन तेज़ी से एक्सपेंड होने लगे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर्स और लाइफस्टाइल इंडस्ट्रियल नीड के अकॉर्डिंग बदलने लगे। हरारी ये भी एक्सप्लोर करते हैं कि कांस्टेंट चेंजेस का इंसानी सोच और बिहेवियर पर भी असर पड़ा। अनसर्टेनिटी और एंजाइटी, प्रेशर्स और प्रोग्रेस। परमानेंट रेवोल्यूशंस ने लोगों के बीच अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी बढ़ाई। लोगों को लगने लगा कि उन्हें हमेशा नए चैलेंजेस और डिमांड के लिए रेडी होना होगा और प्रोग्रेस के नेसेसिटी बन गई, जिसमें इंडिविजुअल और सोसाइटीज़ हमेशा बेटर करने के रेस में लग गए। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद दुनिया एक परमानेंट रेवोल्यूशंस की स्टेट में आ गई जहां चेंजेस एक कांस्टेंट प्रोग्रेस बन गया। हरारी कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन ने इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल लेवल पर इंसानी सिविलाइजेशंस को डीपली ट्रांसफॉर्म किया। चैप्टर 19 का नाम है एंड दे लाइव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद वो सदैव खुशी से रहे। युवल नोआ हरारी अपने 19वें चैप्टर एंड दे लाइव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर में ये एक्सप्लोर करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद इंसानी सोसाइटी के स्टैंडर्ड और लिविंग में कैसे सुधार हुआ। लेकिन वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या मटेरियल प्रोग्रेस ने हमें ज़्यादा खुश बनाया है या नहीं। इस चैप्टर में हरारी ह्यूमन हैप्पीनेस और प्रोग्रेस के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को समझाते हैं। एंड दे लाइव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर एक आयरनी है जो ये इम्प्लाई करती है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस और साइंटिफिक प्रोग्रेस के बाद भी इंसानी खुशी एक इल्यूसिव कॉन्सेप्ट बनी हुई है। हरारी कहते हैं कि हमने अपनी लाइफ को मटेरियली कंफर्टेबल बनाया, लेकिन क्या हम सच में ज़्यादा खुश हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और हैप्पीनेस। हरारी कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानी जीवन में कई सुधार लाए, जैसे बेटर लाइफ स्टैंडर्ड, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बेटर लाइफ स्टैंडर्ड जैसे हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशंस और कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट ने लोगों को डेली लाइफ को काफ़ी आसान और कंफर्टेबल बनाया।
हरारी बताते हैं कि आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर और मॉडर्न मेडिसिन जैसे फैसिलिटीज़ हैं जो पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के पास नहीं थी। साइंस और मेडिसिन्स की वजह से लोग ज़्यादा जीने लगे। वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक के इन्वेंशंस ने डिजीज़ काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर दिया। तो क्या क्या मटेरियल प्रोग्रेस हैप्पीनेस गारंटी करता है? हरारी ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ने इंसानी खुशी को बढ़ाया है? इसमें वो एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हेडोनिक ट्रेडमिल के बारे में। ये एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमंस की खुशी टेम्प्रोरी होती है। जब हम नए लग्जरी या अचीवमेंट हासिल करते हैं तो इनिशियली खुशी होती है, लेकिन धीरे धीरे हम उनकी आदत डाल लेते हैं और फिर नए चीज़ों की तलाश शुरू करते हैं। हरारी कहते हैं कि मटेरियल प्रोग्रेस के बाद भी लोग अपनी खुशी को दूसरों के स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को और बढ़ा दिया है। कम्युनिटी और रिलेशनशिप्स का रोल। हरारी पॉइंट आउट करते हैं कि इंसानी खुशी का असली सोर्स कम्युनिटी और रिलेशनशिप्स हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद अर्बनाइजेशंस और इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया, जिससे लोग ज़्यादा आइसोलेटेड फील करने लगे। ये बताते हैं कि मटेरियल प्रोग्रेस ने कम्युनिटी बॉन्ड को वीक कर दिया। रिसर्च दिखाती है कि क्लोज रिलेशनशिप्स और सोशल कनेक्शंस इंसानी खुशी के लिए एसेंशियल हैं। खुशी काफ़ी हद तक बायोलॉजिकल है। हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन्स और स्टीरोटिन पर डिपेंड करता है। हरारी कहते हैं कि इंसानी दिमाग जेनेटिकली इस तरह से डिज़ाइन है कि एक पॉइंट के बाद सेटिस्फेक्शंस की फीलिंग ऑटोमेटिकली फेड होने लगती है। और एवोल्यूशनरी टर्म में हैप्पीनेस का ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल और रिप्रोडक्शंस को इनेबल करना है, ना कि परमानेंट ब्लिस देना। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि मटेरियल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने इंसानी जीवन को कंफर्टेबल बनाया है, लेकिन खुशी का असली सोर्स रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी और इंटरनल सेटिस्फेक्शंस है। हरारी कहते हैं कि इंसानी खुशी बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है जो सिर्फ मटेरियल गेन से अचीव नहीं किया जा सकता। चैप्टर 20 द एंड ऑफ होमो सेपियंस। हरारी अपने 20वें चैप्टर द एंड ऑफ होमो सेपियंस में एक थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस करते हैं कि इंसानी प्रजाति का फ्यूचर कैसा हो सकता है। इस चैप्टर में वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी के डेंजर और पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं और ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या हम अपने एवोल्यूशंस के नेक्स्ट फेज में खुद अपने क्रिएटर बनेंगे। द एंड ऑफ होमो सेपियंस का मतलब है कि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसानी प्रजाति के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ख़त्म होने की कगार पर है। हरारी कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें खुद अपने जीन्स और बायोलॉजी को मॉडिफाई करने का पावर दे दी है, जो इंसानी प्रजाति का एक नए फेज को इंडिकेटर करता है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के रैपिड प्रोग्रेस इंसानी प्रजाति के लिए एक न्यू एरा शुरू कर रहा है। साइंटिस्ट आज इंसानी जीन को मॉडिफाई करने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है कि हम जेनेटिक डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं और शायद अपने शरीर को और पावरफुल और इंटेलिजेंट बना सकते हैं। हरारी कहते हैं कि फ्यूचर में पेरेंट्स अपने बच्चों के जीन्स को डिज़ाइन करने लगेंगे, जैसे उनका इंटेलिजेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ और अपीयरेंस, लेकिन इससे इथिकल डायलेमा और इनइक्वालिटी के नए इश्यूज अराइज होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय। एआई का इमर्जेंस इंसानी एग्जिस्टेंस को रीडिफाइन कर रहा है। एआई मशीन्स इंसानी डिसीजंस को रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल डायग्नोसिस और फाइनेंशियल प्लानिंग में एआई का यूज़ हो रहा है। हरारी वार्न करते हैं कि एआई के एडवांस होने पर ह्यूमंस अपनी ही इकोनॉमी और सोसाइटी में इररेलेवेंट बन सकते हैं। इससे इंसानी एग्जिस्टेंस पर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन उठते हैं। हरारी ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या ह्यूमंस अपने करेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी और एआई के ज़रिए एक ऐसी प्रजाति बन सकती है जो ट्रेडिशनल होमो सेपियन से बिल्कुल अलग हो।
ये कहते हैं कि ये पोस्ट ह्यूमन स्पीसीज शायद इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और एफिशिएंट हो। हरारी पॉइंट आउट करते हैं कि साइंटिस्ट अगेनिंग और डेथ को ओवरकम करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर ये पॉसिबल हो गया तो होमो सेपियंस का एक न्यू वर्जन इमर्ज होगा। ये एडवांसमेंट कई एथिकल और एग्जिस्टेंशियल डायलेमा को भी क्रिएट करेंगे, जैसे इक्वालिटी का इश्यू, ह्यूमन की आइडेंटिटी। हरारी बताते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों के पास होगा, जिससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। अगर इंसानों के जीन्स और इंटेलिजेंस को मॉडिफाई किया गया तो हम इंसान के कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि होमो सेपियंस के ट्रेडिशनल फॉर्म का एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में है, जहां बायोटेक्नोलॉजी और एआई इंसानी प्रजाति का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। हरारी कहते हैं कि ये एडवांसमेंट एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसके साथ कई इथिकल और एग्जिस्टेंशियल रिस्क भी जुड़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।